कथा भाग 1। राजा विक्रम सिंह खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस समय वह अकेला था। बरामदे तक आ पाया था कि उसकी हंसी निकल गई। वह जानकर नहीं हंसा था, बल्कि एक बात उसे याद आ गई और वह हंस पड़ा था। उसकी इस हंसी को देखकर सोने का महल भी जैसे हंस पड़ा। सहसा रानी सोना राजा के सामने आई। उसका मुख मलिन था, मानो पत्थर में फूल कुम्हला गया हो। राजा ने जैसे ही उसका मुख देखा, हंसी आकाश को उड़ गई। सोना कुछ बोलती इससे पहले ही राजा विक्रम सिंह ने कहा, रानी, तुम्हें मैं नई बात बताऊं? क्या? रानी ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। राह का कांटा दूर हो गया। रानी कुछ समझे नहीं। वह राजा की आंखों में देखने लगी। राजा सोच रहा था, इस सूचना से रानी को हार्दिक प्रसन्नता होगी, उसका तन मन पुलक से भर जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 पल बाद वह रानी के ठीक सामने आया और बोला, रानी, यह सोने का महल, यह वैभव, यह संपन्नता किसके लिए है? क्या तुम्हें उस कांटे के हट जाने से प्रसन्नता नहीं हुई? सोना रानी ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी आंखों से 2 मोती चू पड़े। उन आंसुओं को देखकर राजा विक्रम सिंह ने कहा, रानी, यह ना भूलो कि मैं भूस्वामी हूं। मेरा कुछ धर्म है। मैंने उस धर्म का पालन करने के लिए ही राह के कांटे को हटाया है। भविष्य में भी मैं इस धर्म का पालन करूंगा। अब सोना बिफर उठी, बोली, आप कायर हैं, कर्महीन हैं, भाग्य के पुजारी हैं, इसलिए आपने चाल चली है। रानी के कठोर शब्द विक्रम को अच्छे नहीं लगे। यदि रानी की जगह और कोई होता तो राजा उसे मौत के घाट उतार देता। फिर भी राजा कुछ कड़े स्वर में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो रानी? रानी ने नथुने फुलाकर जवाब दिया, प्राणधार, मैं यह कहना चाहती हूं कि वीर विक्रम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अब तो मेरे सामने एक निर्बल विक्रम सिंह खड़ा है, जो ना पराक्रमी है और ना। चुप रहो रानी, तुम्हारी कड़वी जबान ने मेरे शरीर में बिजली की लहरें दौड़ा दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज, आपने मेरे साथ ही नहीं, अपनी समस्त प्रजा के साथ छल किया है। क्या यही है आपका धर्म? तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि इस सोने के महल को जलाकर मैं खाक कर दूं? महाराज, क्षमा करें, मुझे आपकी बुद्धि पर दया आ रही है और हंसी भी। आपने कैसे मान लिया कि इससे अनिष्ट होने की संभावना है? आप तो एक ऐसे भूस्वामी हैं जिनकी आंख उठाते ही वायु भी रुक जाती है, आग उगलता सूरज भी ठंडा पड़ जाता है, कुबेर अपना खजाना लुटाने को तैयार हो जाता है। फिर आपने इतना छोटा कार्य क्यों किया महाराज? सुनकर राजा विक्रम सिंह का दायां हाथ तलवार की मुठ पर चला गया। उसने कहा, सोना रानी, इस तलवार ने जाने कितने नरमुंडों की लेखनी से भारत का इतिहास लिखा है। यह सोने का महल और यह वैभव मैंने इन्हीं भुजाओं से प्राप्त किया है। मैं फिर क्यों आपने मेरे पिता से सैन्य सहायता ली? वह समय दूसरा था और आज दूसरा। आपत्ति के समय मनुष्य सबसे पहले अपनों की ही ओर देखता है। आज हम स्वयं शक्तिशाली हैं। अनेक छोटे छोटे राजा हमको कर देते हैं। आज हम में इतनी क्षमता है कि ठीक है, परंतु समय सबको छोटा बड़ा कर देता है। आपने आज जो महानता का पद पाया है, वह केवल अपनी भुजाओं के बल पर ही नहीं, उनके साथ मेरे पूज्य पिताजी का बल भी था। जाने क्यों विक्रम सिंह की आंखों में क्रोध के बादल आए। सोना रानी कह रही थी, आपने जो कुछ उपलब्ध किया है
उसमें निर्धनों की शक्ति है, उसमें दूसरों का बल है। मैं कहती हूं यह स्थायी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? इसलिए कि आपने राह का कांटा अपनी संतान को समझा है। यह समाज तथा राज्य दोनों के लिए घातक है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अपनी संतान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा आपने किया है। आप शांत रहो रानी, शांत। राजा विक्रम सिंह ने कानों पर हाथ रख लिए। सोना रानी कह रही थी, जो भाग्य के पुजारी होते हैं वे एक दिन अपना सब कुछ खो देते हैं। यह सोने का महल, यह राजसी ठाट बाट और यह वीरत्व एक दिन सब छिन जाएगा। आपने एक मां की ममता को तोड़ा है। कहते कहते सोना रानी आंखों में गंगा यमुना लहराती हुई चली गई। रानी सोना की सच्ची बात को राजा विक्रम सिंह झूठी भी तो सिद्ध नहीं कर सकता था, वरना उसकी जन्म कुंडली का पृष्ठ खुल जाता। क्योंकि वह साधु का पुत्र था। वह भ्रमण करता हुआ राजनगर में आया था। नगर का राजा अत्याचारी था। वह प्रजा को हर प्रकार की यातना देता था। जब उस साधु को इस बात का पता चला तो उसने हाट घाट घूम घूम कर प्रजा का सुख दुख उसको समझने का प्रयत्न किया। उसे अनुभव हुआ कि प्रजा उसके विचारों का आदर करेगी। अब साधु ने राजा के अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। जहां जहां भी वह जाता प्रजा उसके स्वागत को तैयार हो जाती। साधु प्रजा के हृदय और मन पर विजय प्राप्त करने लगा। वह प्रजा से अपनी भावनाओं का समर्थन प्राप्त करने लगा। प्रजा की दशा वैसे ही दयनीय हो रही थी। राजा की सेना में भी विद्रोह के विचार थे। सब लोग राजा को ऊपर से तो अपना शासक मानते थे, परंतु भीतर से वे उससे घृणा करते थे। एक दिन प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा को जीवित ही पकड़ लिया गया। उसके 4 अंगरक्षक भी पकड़े गए। फिर उस राजा को साधु पुत्र विक्रम सिंह के सामने लाया गया। विक्रम सिंह ने कहा, राजन, मैंने प्रजा की शांति और सुख के लिए कभी आपसे भिक्षा मांगी थी, परंतु आपने मेरा अपमान किया था। आपने मेरी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह उसी का परिणाम है। परंतु मैं आपको जीवन दान दे रहा हूं। आप इस राज्य को छोड़कर कहीं भी चले जाइए। राजा ने चुपचाप नगर छोड़ दिया। कुछ काल पश्चात साधु पुत्र विक्रम का राज्याभिषेक हुआ। उसे राजा विक्रम सिंह कहा जाने लगा। परंतु वह इस बात को भूल नहीं सका था कि परंतु वह इस बात को भूला नहीं था कि प्रजा का दुख राजा का दुख होता है। जो राजा इस सत्य को तोड़ता है उसकी दुर्दशा होती है। इसलिए विक्रम सिंह प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता चला आ रहा था। प्रजा भी उसे अपना देवता समझती थी। विक्रम सिंह का सबसे पहले ध्यान नेहरू नगर राज्य की आर्थिक दशा की ओर गया। वह राज्य को समृद्धशाली बनाने के उपाय सोचने लगा। काफी परिश्रम के पश्चात जब उसे इस कार्य में सफलता नहीं मिली तो उसने सैन्य शक्ति की ओर ध्यान दौड़ाया। वीर पराक्रमी तथा साहसी सैनिकों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाने लगी। धीरे धीरे उनकी सेना काफी शक्तिशाली हो गई। उन्हीं दिनों की बात है, पड़ोसी राज्य पूषा नगर की राजकुमारी सोना शिकार खेलते हुए नेहरू नगर की सीमा में आ गई। सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल में वह शिकार खेलने लगी, परंतु उसे इस नए जंगल के रास्तों का ज्ञान नहीं था। अतः वह अंगरक्षकों सहित भटक गई। जब से जंगल से बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो वह एक स्थान पर आकर रुक गई। यह स्थान बड़ा रमणीक था। सामने ही कंदराएं दिखाई दे रही थी। राजकुमारी सोना सोचने लगी, आज की रात इन्हें कंदराओं में बितानी पड़ेगी। इसी समय धड़ धड़ करके अनेक जंगली मानव वहां आ खड़े हुए। उनके हाथों में तीर कमान और भाले थे। उन लोगों ने राजकुमारी को चारों ओर से घेर लिया।
बात ही बात में तीर छूटने लगे, तलवारें नाचने लगी। राजकुमारी के दो अंगरक्षक धराशायी हो गए। दूसरी ओर से 4 जंगली मानव भी मारे गए, परंतु वे लोग टिड्डी दल की तरह कंदराओं से निकलकर चले आ रहे थे। राजकुमारी सोना ने देखा कि अब केवल 2 अंगरक्षक ही शेष बचे हैं, तो वह वहां से निकल भागने का उपाय सोचने लगी। सहसा उसकी दृष्टि सामने पहाड़ी की ओर गई। एक युवक कुछ वनवासियों से दो दो हाथ कर रहा था। उसकी तलवार इतनी तेज घूम रही थी कि कब वह शत्रु का सर उड़ा देता है और कब दूसरे की ओर बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता था। एक एक करके उसने 5 वनवासियों को मार डाला। इस दृश्य को देखकर राजकुमारी सोना की भुजाओं में जाने कहां का बल आ गया। वह अपनी संपूर्ण शक्ति से लड़ने लगी। फिर तो उसने प्रलय काल को निमंत्रण दे दिया। जो जंगली मानव भी उसकी ओर बढ़ता, भूल लुंठित हो जाता। उसकी वीरता देखकर दिक्पाल भी कांप उठे। सोना रणचंडी बनी हुई इधर से उधर छप छप कर रही थी। युवक विक्रम शत्रुओं से निपटकर राजकुमारी की मदद को कूद पड़ा। फिर देखते देखते उसने कंदराओं में रहने वाले जंगली मानवों का सफाया कर दिया। जो बच रहे वे तीर कमान छोड़कर भाग खड़े हुए। विक्रम ने तलवार म्यान में रखकर राजकुमारी सोना को बताया कि इस राज्य का राजा मैं ही हूं। मुझे खेद है कि पूसा नगर राज्य की राजकुमारी के साथ वनवासियों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। विक्रम सिंह ने राजकुमारी से क्षमा मांगी और आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। राजकुमारी ने हाँ ना का कोई जवाब नहीं दिया, तो राजा विक्रम ने उससे कहा, राजकुमारी, अनजाने में मनुष्य बड़े बड़े अपराध कर डालता है। आप इस घटना की चर्चा अपने पिता से नहीं करेंगी, ऐसा मुझे वचन दीजिए। राजकुमारी कुछ सोच में पड़ गई, फिर बोली, जो आप चाहते हैं वही होगा। आप मुझे सीमावर्ती क्षेत्र से बाहर जाने का मार्ग बता दीजिए। तो क्या राजकुमारी जी मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगी? राजकुमारी सोना ने उत्तर दिया, क्षमा करें राजन, फिर कभी आपके राजमहल के दर्शन करूंगी। राजा विक्रम राजकुमारी सोना को नगर सीमा से बाहर छोड़ने के लिए गया। पूसा के राजमहल में आकर राजकुमारी ने अपने पिता देवराज को सारी घटना सुनाई। उसने यह भी कहा कि मैं राजा विक्रम सिंह से विवाह करना चाहती हूं। राजा देवराज सोना की बात से बड़ा प्रसन्न हुए। उसने कहा, राजकुमारी, जो राजा राजसी परंपरा को तोड़ता है वह पाप का भागी बनता है। हम भी ऐसा कदापि नहीं करेंगे। दूर दूर के राजा और राजकुमारों को जब निमंत्रण भेजा जाएगा तो राजा विक्रम को भी भेजेंगे। यदि वह स्वयंवर की शर्त पूरी कर देगा तो हम उसके साथ तेरा विवाह कर देंगे। राजकुमारी पहले तो चौंकी, परंतु शीघ्र ही एक अज्ञात प्रेरणा ने उसमें विश्वास की किरणें फैला दी। राजा वीर विक्रम सिंह एक वीर युवक हैं। वह स्वयंवर की शर्त अवश्य पूर्ण कर देगा। समय आने पर राजा देवराज ने स्वयंवर का आयोजन किया। राज्योद्यान में स्वयंवर का आयोजन किया गया। खूब धूमधाम की गई। सैनिक प्रबंध भी अभूतपूर्व था। विविध प्रकार की साज सज्जा को देखकर तो निमंत्रित राजा और राजकुमार गदगद हो जाते थे। एक शुभ घड़ी में राजकुमारी सोना का श्रृंगार कर सखियां उसे स्वयंवर के मंडप में ले आई। छुई मुई सी राजकुमारी मंडप में भ्रमण करने के लिए चल दी। उसने सारा मंडप घूम लिया, परंतु उसे वह राजा नहीं दिखाई दिया जिसे वह वरण करना चाहती थी। चौंक गई राजकुमारी। उसके मुख पर निराशा तथा क्रोध के बादल मंडराने लगे। शीघ्र ही अपने पिता के सामने आकर उसने कहा, पिताजी, आपने मेरे साथ छल किया है। कैसा छल बेटी? राजा ने आश्चर्य से राजकुमारी की ओर देखा। आपने मुझसे कहा था कि राजा विक्रम सिंह को भी निमंत्रण किया जाएगा, परंतु यहां मैं देखती हूं कि उनका कहीं पता नहीं है।
राजा कुछ लज्जित हुआ, परंतु अपनी पुत्री को तो उसे समझाना ही होगा। उसने कहा, बेटी, राजा विक्रम एक खोटे वंश का है, उसके साथ तेरा विवाह नहीं किया जा सकता। क्या खोट है उनके वंश में? राजकुमारी व्यग्र हो उठी। बेटी, वह एक साधु का पुत्र है। उसके पिता ने आज से 20 वर्ष पूर्व राजा समरसेन की हत्या कर नेहरू नगर के राज्य की गद्दी को हथियाया था। ओह! सोना की आंखों से चिंगारियां निकली। उसने पिता की ओर आग भरी आंखों से देखते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए इस स्वयंवर की रचना की है। मैं ऐसे स्वयंवर की अवहेलना करती हूं। राजकुमारी, राजा देवराज लगभग चीख उठा। पिताजी, इस वरमाला का अधिकारी केवल विक्रम सिंह है। भारतीय कन्या जिसे एक बार पति मान लेती है, वह लक्ष्मण की रेखा हो जाती है। मैंने विक्रम सिंह को अपना पति माना है। यदि वह नहीं मिले तो मैं आजन्म कुमारी रहूंगी। राजकुमारी की प्रतिज्ञा सुन राजा देवराज दुविधा में पड़ गया। अनेक राज्यों के राजा तथा राजकुमार बड़ी उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। राजा देवराज ने समस्त राजाओं की ओर रेती आंखों से देखा और कहा, बेटी, हठ ना करो। इसमें राज्य तथा प्रजा दोनों अपयश के भागी होंगे। राज मर्यादा से मैं विवश हूं। अभी राजा तथा राजकुमारी के बीच बातचीत हो ही रही थी कि सभा मंडप में राजा विक्रम सिंह के आने की लहर दौड़ी। राजकुमारी सोना ने हिरनी से चौंक कर द्वार की ओर देखा। फिर वह मंद गति से द्वार की ओर बढ़ी। देवराज सिंह ने नथुने फुलाकर राजकुमारी को आज्ञा दी। ठहरो सोना। परंतु सोना थी कि आगे बढ़ती जा रही थी। राजा ने पुनः दहाड़ मारी। ठहरो। राजकुमारी सोना। इस बार भी राजकुमारी ने राजा की आज्ञा पर कान नहीं दिए। चिल्ला उठा राजा देवराज, राजकुमारी को पकड़ लो। सभा में खड़े हुए सैनिक राजकुमारी की ओर दौड़े, परंतु राजकुमारी ने एक सैनिक की तलवार छीन ली और सैनिकों के आड़े आ गई। राजा विक्रम ने देखा कि सोना का जीवन संकट में है, तो वह भी तलवार लेकर सामने आ गया। राजा देवराज चीखा। मित्रों, कथा बहुत ही उत्तम है। सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कथा को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।